हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रसायन बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हिंदी में वैद्युत रसायन के नाम से इसको जानते हैं। और इस चैप्टर से आए हुए, ठीक है ना, 2009 से लेकर के 2009 से लेकर के 2025 तक वैद्युत रसायन से फाइनल एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा है वे सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है ना। तो आप लोग इसे एक बार ध्यान से सुने और पढ़ लें। और यही क्वेश्चन आपको 2026 के फाइनल एग्जाम में आएगा और आगामी परीक्षा में भी आएगा। तो एक से अधिक बार ही सुने ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है ना। और इससे बाहर ना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि हम जितना क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख के लेकर आए हैं 2009 से लेकर 2025 तक वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, यह क्वेश्चन न यानी कि 1 मोर साल यानी एक से अधिक साल न बार बार पूछा है, बार बार क्वेश्चन रिपीटेड किया है। और केमिस्ट्री में क्वेश्चन हम लोग को बहुत ज़्यादा रिपीटेड करता है, रिवर्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड करके पूछता है। तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देख लें कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो 2009 से लेकर के 2025 तक वैद्युत रसायन का क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आया है और उसको किस तरीका से हम लोग लिखेंगे। तो लिखने का तरीका को समझाते हैं और आप लोग को याद करने के भी तरीका बताते हैं। यहाँ पे देखिए बात है यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो है संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन 2021 में पूछा है, 2 नंबर में पूछा है, संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं। आपको ना देखिए इसको लिखना है, वहाँ पे परीक्षा में लिखना है, अपनी बातों को स्पष्टता अवधारणा अवधारणा के साथ वहाँ पे स्पष्ट तरीका से लिखना है, जवाब देना है, तब आपको नंबर मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं। तो आप इसको कैसे जवाब दीजिएगा कि संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं। इसे लेड स्टोरेज बैटरी, संचायक बोले तो संचायक नहीं, संचायक है यह, लेड स्टोरेज इसका भाग होता है, प्रकार होता है, अभी बताएंगे इसमें हम। संचायक को हम लोग कहते हैं स्टोरेज बैटरी, यानी कि जिस बैटरी को, यानी कि संचायक बैटरी है जिस बैटरी को, ठीक ना, जिस बैटरी को हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, पुनः उसको हम लोग आवेशित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित, पुनः आवेशन। जैसे कैसे चार्जिंग का होता है, चार्जिंग करना, यानी कि पुनः रिचार्ज, यानी कि रिचार्जिंग करते हैं। एक बार चार्ज खत्म हो गया बैटरी का, दोबारा उसको चार्जिंग कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संचायक बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संचायक बैटरी। फिर से सुनिए बात मेरी, आप एग्जाम में कैसे लिखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे पहले तो आपको लिखना होगा संचायक बैटरी, यहाँ पे लिख करके तब इस तरह से हाइपन लगाना होगा, तब उसका यहाँ पे आंसर लिखना होगा, आपको लाइन बाई लाइन करके आंसर लिखना होगा कि दुनिया के वैसे बैटरी को संचायक बैटरी कहा जाता है, दुनिया के वैसे बैटरी को संचायक, ठीक है ना, संचायक बैटरी कहा जाता है, संचायक बैटरी कहा जाता है जिसे हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, जिसे पुनः यानी कि रिवर्सिबल रिचार्जिंग कर सकते हैं, पुनः उसको आवेशित कर सकते हैं, यानी कि एक बार आवेशन समाप्त होने के बाद उसे पुनः आवेशित कर सकते हैं। अब उसमें लाइन चेंज करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि संचायक बैटरी में जो होता है, एक हम लोग का लेड का बैटरी होता है, यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी होता है, और एक होता है हम लोग को संचायक बैटरी में एक बैटरी का होता है लेड स्टोरेज का बैटरी होता है, और एक बैटरी होता है निकेल कैडमियम सेल का बैटरी होता है। 2 तरह का बैटरी होता है एक होता है लेड स्टोरेज के बैटरी और एक होता है निकेल कैडमियम सेल का बैटरी। जो लेड स्टोरेज के बैटरी होते हैं उसमें हम लोग का 2 तरह का इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है इलेक्ट्रोड लेड का और एक इलेक्ट्रोड होता है लेड ऑक्साइड का। और निकेल जो कैडमियम सेल का जो बैटरी होता है उसमें भी 2 तरह का इलेक्ट्रोड होता है, एक निकेल का होगा और एक होता है कैडमियम का इलेक्ट्रोड होगा। किसका होगा, निकेल का होगा, एवं कैडमियम का इलेक्ट्रोड होगा।
तो यहाँ पे पहले तो आपको परिभाषा लिख के संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं इस बातों को आपको लिख लेना डेफिनीशन, कि दुनिया के वैसे बैटरी को संचायक बैटरी कहते हैं। पहले तो संचायक बैटरी लिख के डैश कर देना, डैश करने के बाद उसमें लिखना कि हम संचायक बैटरी के बारे में लिख रहे हैं, तो आपको एग्जामिनर को पता चले कि नहीं हम संचायक बैटरी के बारे में लिख रहे हैं। और तब वहाँ डेफिनीशन देना कि दुनिया के वैसे बैटरी को, यानी कि चाहे आप लिख सकते हैं कि वैसे बैटरी को संचायक बैटरी कहा जाता है, जिसे हम लोग पुनः पुनः क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। इसे हम लोग कह सकते हैं कि द्वितीयक बैटरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि संचायक बैटरी को हम लोग द्वितीयक सेल भी बोलते हैं, द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल बोलते हैं। इसे हम लोग द्वितीयक सेल बोलते हैं, द्वितीयक सेल, इसे द्वितीयक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल बोलते हैं। संचायक सेल को, संचायक बैटरी को क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल बोलते हैं, सेकेंडरी सेल बोलते हैं। कुछ के बाद लाइन चेंज करके लिखेंगे, संचायक सेल में लिखेंगे कि ये दो प्रकार का बैटरी है, एक लेड स्टोरेज का बैटरी होता है, एक हम लोग का लेड, ठीक ना, एक हम लोग का जो बैटरी होता है लेड स्टोरेज का बैटरी होता है, और एक जो होता है निकल कैडमियम सेल होता है, ठीक ना। ये दोनों के दोनों बैटरी को ना हम लोग पुनः आवेशित कर सकते हैं, और दोनों बैटरी में हम लोग घोल के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। दोनों के दोनों हम लोग के बैटरी में वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि यह हम लोग का परिभाषा इसके लिखने के बाद, ये दो तरह का बैटरी होता है, एक लेड स्टोरेज के बैटरी होता है, निकल कैडमियम सेल के बैटरी होता है, और दोनों में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल का यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या करते हैं? घोल यूज करते हैं। इस तरह से बातें वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तब लिखेंगे यहाँ पे कि जो हम लोग का लेड के जो बैटरी है, जो लेड के बैटरी होता है, तो लेड के बैटरी में हम लोग का लेड किस तरह से काम करता है, तो लेड हम लोग का एनोड की तरह काम करता है, जबकि लेड ऑक्साइड जो होता है कैथोड की तरह काम करता है। लेड जो होता है एनोड की तरह काम करता है, लेड ऑक्साइड कैथोड की तरह काम करता है। हम लोग को लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है उसमें लेड जो होता है एनोड, जबकि लेड ऑक्साइड जो होता है कैथोड की तरह काम करता है। ये बातें वहाँ पर लिखना होगा। तब लिखेंगे कि निकल कैडमियम सेल में जो निकल होता है हम लोग का एनोड की तरह काम करता है, जबकि कैडमियम जो होता है कैथोड की तरह काम करता है। कैडमियम क्या होता है? कैथोड की तरह काम करता है। और इस प्रकार के जो बैटरी होता है उसे द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। इतना बातें लिखना होगा आपको, ठीक है। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग, दोबारा इसे सुन लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम। यह क्वेश्चन ना 2020 में भी पूछा है, 2023-22 में भी पूछा है, यानी कि क्वेश्चन रिवर्सिबल है। क्या है? रिवर्सिबल है, यानी कि एक से अधिक बार यह क्वेश्चन आया है। तब पहले तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, जैसे एग्जाम में जब लिखना तो वहाँ पर लिख देना फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम, इस तरह से डैश करिएगा, और डैश करके तब वहाँ पे हम लाइन बाई लाइन करके डिफिनीशन लिखेंगे। यानी कि जब फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम कहता है कि जब हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं, मान लो कोई यहाँ पे मतलब ऐसा मटेरियल है जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल मटेरियल है जो विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, तो जब उस इलेक्ट्रिकल मटेरियल से हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो वो हम लोग का इसके जो मात्रा होगा, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह करा रहे हैं, आप जैसे निकल से करा रहे हैं, कॉपर से करा रहे हैं, आप जो है विद्युत धारा का प्रवाह जो है निकल से करा रहे हैं, कॉपर से करा रहे हैं, सिल्वर से करा रहे हैं, यानी कि जिस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो इस पदार्थ के जो हम लोग के जो मात्रा होगा, आवेश की मात्रा होगा, इस पदार्थ की जो मात्रा होता है, फैराडे के जो प्रथम नियम कहता है कि हम जिससे विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो जो पदार्थ की मात्रा होता है वो आवेश की क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। कहीं कहीं बुक में ना W सीधा समानुपाती क्यों लिखा है, कहीं कहीं M सीधा समानुपाती क्यों लिखा है, तो कोई बात नहीं, आप पदार्थ को W लिखिए चाहे आप M लिखिए, लेकिन एग्जाम में इसको लिखने के बाद सीधा समानुपाती के साइन हटा लेना वहाँ पे, यानी कि आप W से डिनोट किए हैं कि यानी कि पदार्थ की मात्रा जो होगी आवेश के सीधा समानुपाती होता है, यानी कि जिस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह करा है तो उस पदार्थ की मात्रा आवेश के सीधा समानुपाती, या तो हम यहाँ पे M लिखे हैं, यानी कि M सीधा समानुपाती Q, यहाँ सीधा समानुपाती के साइन हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाएगा Z, यहाँ पे Z कर लेंगे। Q क्या है? तो आवेश है, आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुने समय, यहाँ पे धारा गुने समय लिख लेंगे। और सारे बातें डिफिनीशन में लिखने के बाद ये सारे बातें आपको नीचे लिखना होगा, और फिर वहाँ मेंशन करना होगा कि M क्या है, Q क्या है, I क्या है, T क्या है, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है।
फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम देखिए सबको याद होगा, हर किसी को याद है, लेकिन लिखना कैसे एग्जाम में ये बातें आपको समझनी है। पहले तो इसको हम परिभाषा लिखेंगे कि जिस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तो उसकी मात्रा जो होती है आवेश के समानुपाती होती है। तब नीचे वहाँ पर मेंशन करेंगे कि जो पदार्थ की मात्रा है आवेश के समानुपाती है, और पदार्थ की मात्रा सीधा समानुपाती के साइन हटा लेंगे तो एक नियतांक लगा लेंगे। यहाँ पे क्यू को ओपन कर लेंगे, धारा को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे यानी कि आवेश को ओपन कर लेंगे तो धारा गुने क्या हो जाएगा, धारा गुने समय हो जाएगा, धारा गुने समय हो जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सबको मेंशन करेंगे कि W क्या है, Q क्या है। आप पदार्थ की मात्रा को W माने हैं कि M माने हैं, Q क्या है, I क्या है, T क्या है, Z क्या है, ये सारे मेंशन करनी है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन 2019 में पूछा है। देखिए पहले तो आपको लिखना होगा यहाँ पे प्राथमिक सेल ऐसे लिख करके तब यहाँ पे डैश, कोई भी चीज़ एग्जाम में लिखिएगा तो पहले आप वहाँ पे डैश करके लिखिएगा कि आप किन के बारे में लिख रहे हैं। आप कोशिश करिएगा तो ऐसा ना तो लिख करके एक लाइन नीचे से लिखें, एक लाइन नीचे से भी लिखने का प्रयास करिएगा। आप दो गो पेन भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना, दो पेन भी यूज कर सकते हैं एग्जाम में, और सिंगल पेन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। देखिए तो यहाँ पे प्राथमिक सेल लिख करके लिख लेंगे कि वैसे सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है जिस सेल को केवल एक ही बार आवेशित किया जाता है और जिसका पुनः आवेशन संभव नहीं है, जिसका जो है पुनः पुनः जो है आवेशन, पुनः आवेशन जो है संभव नहीं है। यानी कि जिस सेल को केवल एक बार प्रयोग करेंगे, दोबारा इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं, दोबारा इसको हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, दोबारा इसको क्योंकि आवेशित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया होता है प्राथमिक सेल में रिवर्सिबल नहीं होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता है, केवल वन डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। केवल हम लोग के प्राथमिक सेल में जो अभिक्रिया होता है वो केवल एक ही दिशा में संपन्न होता है। किस में होता है, प्राथमिक सेल में अभिक्रिया जो होती है, जो प्राइमरी सेल होता है, प्राइमरी सेल में अभिक्रिया सिर्फ वन डायरेक्शन में होती है। पूछता है कभी कभी कि प्राइमरी सेल में अभिक्रिया होती है क्यों वन डायरेक्शन में, इसमें अभिक्रिया रिवर्सिबल नहीं है। जब अभिक्रिया रिवर्सिबल नहीं है इसलिए इसका आवेशन संभव नहीं है। जब आवेशन संभव नहीं है तो हम लोग प्राथमिक सेल को केवल एक ही बार यूज करते हैं। तो जिस सेल को केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है, पुनः इसका आवेशन संभव नहीं है, जिसमें अभिक्रिया ठीक है ना एक दिशा में होती है, आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि वैसे सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है जिसका पुनः आवेशन संभव नहीं है और जिसमें अभिक्रिया केवल एक दिशा में होती है, उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। और इतना लिखने के बाद फिर आपको एग्जाम्पल देना होगा प्राथमिक सेल का। जैसे प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल ड्राई सेल, शुष्क सेल बोलते हैं, शुष्क सेल, इसी को हम लोग शुष्क सेल को क्या कहते हैं, बेलनाकार सेल, लोकलांसे सेल, इसे हम लोग कहते हैं, ठीक ना, बेलनाकार सेल कहते हैं, लेकलांसे सेल के नाम से जानते हैं शुष्क सेल को। फिर वहाँ पे एक एग्जाम्पल देना मरकरी सेल। मरकरी सेल भी क्या हम लोग का प्राथमिक सेल में ही आता है, इसे एक बार ही यूज किया जाता है, दोबारा इसका पुनः आवेशन संभव नहीं है क्योंकि इसमें अभिक्रिया सिर्फ वन डायरेक्शन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि गैल्वेनिक सेल अभिक्रिया क्या है, परिभाषित करें, गैल्वेनिक सेल अभिक्रिया को लिखे। ये भी क्वेश्चन हम बहुत बार पूछा है एग्जाम में। देखिए सर गैल्वेनिक सेल आपको समझा दें, जैसे यहाँ पे दो बीकर लेते हैं और एक बीकर में यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे जिंक रॉड ले लिए, और एक बीकर में यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे यहाँ कॉपर रॉड लेते हैं, और दोनों की इस तरह से यहाँ पे वोल्ट मीटर से हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो जो जिंक रॉड होता है अपने विलयन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जबकि कॉपर जो होता है अपने विलयन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ही लेता है, क्या करेगा, लेता है। यहाँ पे बीच में से लवण सेतु से भी इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, साल्ट ब्रिज से भी इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन आप लोग को सबको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना वो क्या होता है, कैथोड होता है, कैथोड पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है हम लोग का, जो हम लोग को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक सेकेंड, जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन हम लोग के ग्रहण करता है तो वो हम लोग के नेगेटिव होता है, एनोड में होता है, क्या होता है, एनोड में आता है। जैसे यहाँ पे हम बिलियन ले लिए थे, 2 बिलियन ऐसे बना लिए थे और दोनों बिलियन को वोल्ट मीटर से ऐसे जोड़ लिए थे। आप लोग को याद पड़ रहा होगा गैल्वेनिक सेल के बारे में। और एक में होता है हम लोग को जिंक रॉड होता है, एक में क्या होता है, कॉपर रॉड होता है। जैसे एक यहाँ पे बिलियन ए है और एक बिलियन हम लोग का ए है, और इसमें हम लोग का कॉपर रॉड है और इसमें हम लोग को क्या है, जिंक रॉड है।
और दोनों विलयन को हम वोल्ट मीटर से जोड़ के विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो नेगेटिव। ये चीज़ें आपको बनाना होगा, ठीक ना, क्योंकि गैल्वेनिक सेल का बात है तो ये चीज़ें आपको मेंशन करना होगा, फिगर को वहाँ फिगर को मेंशन करना होगा। हम आप लोग के ऑफलाइन बैच में फिगर बनवाए हैं, लिखवाए भी हैं। तो गैल्वेनिक सेल क्या है, तो पहले लिख देना गैल्वेनिक सेल के बारे में कि वैसे सेल को गैल्वेनिक सेल कहा जाता है जहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा, रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा, ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया को, एक केमिकल रिएक्शन को, ठीक ना, एक केमिकल रिएक्शन को यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि रसायन गैल्वेनिक सेल जो होता है, गैल्वेनिक सेल एक उस प्रकार का सेल है, यानी कि गैल्वेनिक सेल लिख करके वहाँ पे लिखेंगे कि गैल्वेनिक सेल वैसे सेल को कहा जाता है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा केमिकल रिएक्शन को विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तन करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। यहाँ पे लिखा है कि गैल्वेनिक सेल का अभिक्रिया लिखना है। गैल्वेनिक सेल का अभिक्रिया बोले तो रेडॉक्स अभिक्रिया लिखना होगा। पहले आपको यहाँ पे कैथोड रिएक्शन लिखना होगा, कैथोड रिएक्शन लिखना होगा। यहाँ पे कैथोड के रिएक्शन यहाँ पे मेंशन करेंगे, कैथोड के रिएक्शन मेंशन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यहाँ पे दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम एनोड रिएक्शन लिखेंगे, एनोड रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पे एनोड रिएक्शन लिखेंगे, उसको मेंशन करेंगे। तब जाके दोनों कैथोड रिएक्शन को और एनोड रिएक्शन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद वहाँ पे जो रिएक्शन निकल के आएगा वो हम लोग को गैल्वेनिक सेल रिएक्शन होगा या गैल्वेनिक सेल अभिक्रिया होगा। क्या होगा, गैल्वेनिक सेल अभिक्रिया होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। पहले आप गैल्वेनिक सेल का परिभाषा लिखेंगे कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया को गैल्वेनिक सेल अभिक्रिया कहा जाता है। गैल्वेनिक यानी कि यहाँ पे गैल्वेनिक होगा, ठीक ना, गैल्वेनिक सेल अभिक्रिया कहा जाता है। वैसे सेल अभिक्रिया को गैल्वेनिक सेल अभिक्रिया कहा जाता है जहाँ पे यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को, यानी कि केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तब इसका वहाँ पे फिगर मेंशन करके अभिक्रिया लिख देंगे। पहले लिखेंगे कैथोड अभिक्रिया को, पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैथोड रिएक्शन को लिख लेंगे, तब लिखेंगे नीचे एनोड रिएक्शन को लिख लेंगे और दोनों अभिक्रिया को जोड़ करके सेल रिएक्शन लिख देंगे। इलेक्ट्रोड विभव, देखिए इलेक्ट्रोड विभव एक क्वेश्चन 2019 में पूछा है 2 नंबर में। इलेक्ट्रोड विभव क्या, आपको बता दें इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 1 बिलियन है, ठीक ना, 1 बिलियन लेते हैं और यहाँ पे 1 बिलियन ले लिए और इस बिलियन में ना यहाँ पे कोई धातु डाल देते हैं, और कैसा भी धातु हो, ये मेटल है, एम मेटल का एक धातु है। तो यह मेटल ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जैसे मान लो कोई मेटल है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। इलेक्ट्रोड विभव में, अच्छा आपका इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, इलेक्ट्रोड हमेशा ना मेटल का ही बना होता है। किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। तो अगर हम कोई बिलियन के अंतर्गत, अब जैसा बिलियन ना वैसा यहाँ पे घोल रखना होगा। मान लेकर में घोल भी रहेगा, क्या रहेगा, MsO4 ले लेते हैं। अगर यहाँ पे मान लो मैग्नीशियम रखता तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं। आयरन, यहाँ पे आयरन का रॉड लेते हैं तो भाई सब यहाँ पे आयरन सल्फेट लेते हैं। जैसा घोल वैसा आपको बिलियन रखना होता है। तो जब कोई बिलियन के अंतर्गत कोई धातु को डाल दिया जाता है तो वह धातु न क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो दोनों के आवेश में क्या होगा, डिफरेंस उत्पत्ति होगा। अगर त्यागेगा तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव, त्याग रहा है तो पॉजिटिव, ले रहा है तो नेगेटिव। तो दोनों के आवेश में जो अंतर हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं विभव, और जिसके कारण हो रहा है ना उसको किया जाता है इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। देखिए आपको फिर से समझाते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो इलेक्ट्रोड विभव है कि कोई भी धातु को बिलियन के अंदर डाल करके, कोई धातु को बिलियन में डाल दिया जाता है तो वह धातु या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। तो उनके आवेश में क्या होते हैं, अंतर की उत्पत्ति हो जाता है, डिफरेंस की उत्पत्ति हो जाती है आवेश में। इसको ना हम लोग विभव के नाम से जानते हैं। और जिस धातु के कारण होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहाँ पे है मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए मानक, कोई चीज में मानक लग गया मतलब आप स्टैंडर्ड क्वालिटी की बना रहे हैं। अब मानक लगने का मतलब है कि उस इलेक्ट्रोड विभव के लिए टेम्परेचर फिक्स हो गया। कितना टेम्परेचर होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव के, 25 डिग्री सेल्सियस। इसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है 1 मोलर होता है। क्या होता है, 1 मोलर।
तो जब कोई धातु के विभव के गणना 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 1 मोलर सांद्रण पर किया जाता है तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब इलेक्ट्रोड विभव की गणना 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा 1 मोलर सांद्रण पर किया जाता है, जब इलेक्ट्रोड विभव की गणना 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा 1 मोलर सांद्रण पर किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब इलेक्ट्रोड विभव की गणना 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा 1 मोलर सांद्रण पर ज्ञात किया जाता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। याद हो गया? जब इलेक्ट्रोड विभव की गणना 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा 1 मोलर सांद्रण पर किया जाता है। देखिए यहाँ ताप फिक्स है कि 25 डिग्री, यहाँ पे ना सांद्रण फिक्स है 1 मोलर, इसीलिए इसका नाम हुआ है मानक, ठीक है ना। और इसको डिनोट काले किया जाता है ई नॉट से, मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट सेल से, या इसे हम लोग कहते हैं ई नॉट सेल को ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ई नॉट से इसको डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? ई नॉट से डिनोट किया जाता है। आपको ये बातें ध्यान देनी होगी, जैसे कोई सेल रिएक्शन रखना है तो सेल रिएक्शन में डबल लाइन जो होता है साल्ट ब्रिज को बताता है। क्या बताता है? साल्ट ब्रिज। हम यहाँ पे हम लोग ऑक्सीकरण को कहाँ रखते हैं? बाईं ओर। अवकरण को कहाँ रखते हैं हम लोग? रिडक्शन को लिखते हैं दाईं ओर, जबकि ऑक्सीडेशन को हम रखते हैं बाईं ओर। और बाईं ओर में ऑक्सीडेशन में सबसे पहले संकेत लिखा जाता है, तब क्या लिखा जाता है? आयन के सांद्रण लिखते हैं। जबकि रिडक्शन में सबसे पहले आयन के साथ सांद्रण लिखते हैं, तब उसका संकेत लिखा जाता है। आपको सेल रिएक्शन लिखने आना चाहिए। अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव लिख रहे हैं तो यहाँ ई नॉट लगा देंगे, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव का क्या हो जाएगा? निरूपण। कभी कभी पूछ देता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का निरूपण करें, तो आपको सेल निरूपण करने के बाद में ई नॉट लगा देना है। दोनों में क्या करना है? ई नॉट लगा देंगे। जब ई नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। जब आप सेल निरूपण करिएगा, जैसे यहाँ पे सेल निरूपण कर रहे हैं, हम सेल निरूपण कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम सेल निरूपण कर दिए, जिंक, यहाँ पे जिंक आयन लगा दिए, यहाँ पे उसके बाद डबल लाइन, फिर कॉपर कर देते हैं, आयन यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे 2 आयन होगा, यहाँ पे 2 आयन होगा, फिर कर देते हैं कॉपर कर देते हैं। तब पहले सिंबल है तब आयन है, यहाँ पहले आयन है तब सिंबल है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन है, ये आपका रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन आपका क्या है? बाईं ओर है, ये क्या है आपका? दाईं ओर है। इसमें ई नोट लगा देंगे और यहाँ पर ई नोट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव का निरूपण हो जाएगा। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते किसे हैं? जब इसकी गणना 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर या 1 मोलर सांद्रण पर ज्ञात किया जाता है तो इसी को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है, 2 नंबर में बहुत बार पूछा है। देखिए विशिष्ट चलकत्व, ये भी ना बहुत बार डिफिनीशन आया है। विशिष्ट चलकत्व होता क्या है? विशिष्ट चलकत्व को देखिए पहला बात बताया था, इसे कप्पा ले डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं? कप्पा। विशिष्ट चलकत्व को कप्पा ले डिनोट करते हैं। यह जो होता है प्रतिरोधकता का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। यानी कि प्रतिरोधकता, विशिष्ट चलकत्व के जो परिमाण है वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के क्या है? बराबर है। विशिष्ट चलकत्व के जो परिमाण होता है प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के क्या होता है? बराबर होता है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के क्या होता है? बराबर होता है। विशिष्ट चलकत्व के परिमाण प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के क्या होता है? बराबर। और यहाँ पे प्रतिरोधकता के बारे में बात करें, जो हम लोग के प्रतिरोधकता होता है, रेजिस्टिविटी होती है, जो हम लोग का प्रतिरोधकता, इसको अगर निकालना है तो पहले हम प्रतिरोध देखेंगे। जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के शेषानुपाती, यानी कि लंबाई के शेषानुपाती होता है। और हम लोग का उसके बाद जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दोनों को जब मिला लेंगे तो हो जाएगा प्रतिरोध L बाटा में A हो जाएगा। और सीधा समानुपाती के साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्रतिरोधकता आ जाएगा। क्या आएगा? प्रतिरोधकता। क्या आएगा? प्रतिरोधकता। ये चीज़ें आपको याद रखना है कि प्रतिरोध डिपेंड है लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, लंबाई पे और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड है। हम लोग के विशिष्ट चलकत्वों को कार्य डिनोट करते हैं कप्पा। कप्पा बराबर क्या होता है? 1 बटा में प्रतिरोधकता। 1 बटा में प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को डिनोट करते हैं रो से, प्रतिरोधकता को रो से, यानी कि विशिष्ट चलकत्व का जो परिमाण होता है प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सीमेंज पर मीटर। सीमेंज पर मीटर, सीमेंज प्रति मीटर, इसका क्या होता है? ऐसा ही मात्रक होती है। तुल्यांकी चलकत्व को परिभाषित करें। ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है, तुल्यांकी चलकत्व। देखिए तुल्यांकी चलकत्व बता दें कि यह कोई बिलियन के आयन के संख्या पर, यह आयन के संख्या पर प्लस में उसके मोलर सांद्रण पर डिपेंड करता है। 2 बातें आपको लिखना होगा
ये तुल्यांकीय चलकत्व किसी विलयन के आयनों की संख्या पर उसके मोलर सांद्रण पर क्या करता है, डिपेंड करता है। फिर बातें लिखेंगे यहाँ पे तुल्यांकीय चलकत्व में, पहला बात ये लिखेंगे कि कोई विलयन के आयनों की संख्या और मोलर चलकत्व पर डिपेंड करता है। उसके बाद इसमें हम लोग मेंशन करेंगे, तुल्यांकीय चलकत्व में मेंशन करेंगे कि तुल्यांकीय चलकत्व जो लेमडा AQ है, तुल्यांकीय चलकत्व है, या विशिष्ट चलकत्व यानी के विशिष्ट चलकत्व को कापा गुने 1000 बट्टा में क्या होता है, नॉर्मलाता के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तुल्यांकीय चलकत्व के जो परिमाण होता है ये प्रति इकाई होता है नॉर्मलाता, और गुने हो गया गुने आपका विशिष्ट चलकत्व, ये गुने का होता है 1000 होता है। क्या होता है, 1000, यानी कि प्रति 1000 विशिष्ट चलकत्व का प्रति इकाई नॉर्मलता का परिमाण होता है तुल्यांकीय चलकत्व। तुल्यांकीय चलकत्व का फॉर्मूला है लेमडा EQ बराबर के गुने 1000 बट्टा में होता है नॉर्मलता। क्या होता है, नॉर्मलता। यह विलयन के आयन के संख्या पर और मोलर सांद्रण पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेमडा EQ बराबर के गुने, के बोले तो क्या है, कप्पा, विशिष्ट चलकत्व गुने 1000 बटा में क्या होता है, एन। क्या होता है, एन क्या है, नॉर्मलता। क्या है, नॉर्मलता। ये चीजें मेंशन भी करना होगा कि के क्या है, एन क्या है, ये चीजें मेंशन करनी एग्जाम में। फॉर्मूला रखिएगा, जब भी लिखिएगा तो उसको मेंशन करिएगा कि क्या हम रखे हैं, क्या लिखे हैं। फैराडे के वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम। फैराडे के वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम कहता है कि इसमें जो 2017 में क्वेश्चन पूछा है, इसके बाद भी क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पदार्थ की जो मात्रा होते हैं ना, पदार्थ की जो मात्रा होता है, यानी कि यहाँ पे पदार्थ की मात्रा आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं। फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम होता है कि जैसे 2 बिलियन है, इन 2 बिलियनों को हम यहाँ पे श्रेणी क्रम समूहन में से जोड़ दिए, श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ दिए। एक यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे जिंक रॉड ले लेते हैं, ये आपका कॉपर रॉड ले लेते हैं, और इसका मास यहाँ W1 है, इसका मास क्या है, W2 है। यह पदार्थ की मात्रा है, यानी कि पदार्थ यहाँ पे जिंक है, इसकी मात्रा W1, यहाँ पदार्थ आपका कॉपर है, इसका मात्रा है W2, इसका मात्रा क्या है, W2 है। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम कहता है कि कोई दो बिलियन को श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ करके आप विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं, तो उनके जो पदार्थ की मात्रा होता है, पदार्थ की मात्रा उसके समतुल्य तुल्यांक के सीधा समानुपाती होता है, यानी कि Z1 बटा में क्या होगा, Z2, या तो कभी कभी इसको E1 बटा में E2 लिखते हैं, E1 बटा में E2 लिखते हैं। जब E1 बटा E2 लिखेंगे तो नियतांक हटाएंगे तो यहाँ पर Z लिखेंगे, और Z1 बटा Z2 लिखेंगे तो नियतांक हटाएंगे तो E1 लिखेंगे, E1 नहीं E लिखेंगे, क्या लिखेंगे, E लिखेंगे। E क्या है, तो ये हम लोग का समतुल्य नियतांक है। क्या है, समतुल्य नियतांक है। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिख करके आपको लिखना होगा कि 2 बिलियनों को श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ करके विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं, तो जो हम लोग की पदार्थ की मात्रा होता है उसके समतुल्य तुल्यांक Z1 बटा में Z2, उसके समतुल्य तुल्यांक क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। उसी को कहते हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, यानी कि 2 बिलियनों को श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ करके विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं, तो पदार्थ की मात्रा का जो रेशियो है, अनुपात है, उसके समतुल्य तुल्यांक अनुपात की क्या होता है, सीधा समानुपाती। उसके बाद यहाँ पे है कि मोलर चलकत्व को परिभाषित करें। मोलर चलकत्व ये भी देखिए, यहाँ पे आयन के कोई विलयन का आयन के संख्या पर प्लस में उसके सांद्रण पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, सांद्रण, C, आयन के संख्या पर, ठीक है ना, आयन की संख्या प्लस में सांद्रण पर डिपेंड करता है। मोलर चलकत्व जो होता है किसी विलयन का, मोलर चलकत्व जो होता है कोई विलयन का गुण है, और यह उसके आयनों की संख्या पर और प्लस में उसमें सांद्रण की संख्या पर डिपेंड करता है। देखो, किसी विलयन में आयन की संख्या बढ़ा दे तो मोलर चलकत्व बढ़ेगा, सांद्रण बढ़ाए तो मोलर चलकत्व घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि मोलर चलकत्व का फॉर्मूला लेमडा M बराबर होता है विशिष्ट चलकत्व, यानी कि K बटा में होता है सांद्रण C, बटा में सांद्रण क्या होता है, C। यह मोलर चलकत्व का फॉर्मूला है। मोलर चलकत्व बराबर होता है विशिष्ट चलकत्व बटा में क्या होता है, सांद्रण, यानी कि हम लोग का आयन की संख्या बढ़ेगा तो हम लोग का विशिष्ट चलकत्व बढ़ेगा, चलकता बढ़ेगा हम लोग का। अब विशिष्ट चलकत्व बढ़ेगा, उसका सांद्रण यहाँ पर नीचे बट्टा में है, तो सांद्रण को हम अगर बढ़ा देंगे तो ऊपर का वैल्यू छोटा करेगा, तो मोलर चलकत्व हमारा क्या आएगा, कम। तो कोई विलयन की सांद्रता बढ़ा देंगे तो मोलर चलकत्व क्या होगा, घटेगा, क्योंकि मोलर चलकत्व का फॉर्मूला लेमडा M बराबर K बटा में, K बोले तो कपा, विशिष्ट चलकत्व बटा में सांद्रण, विशिष्ट चलकत्व बटा में सांद्रण।
याद हो गया। मोलर चलकत्व को लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। ए होता है विशिष्ट चलकत्व बटा में सांद्रण, और मोलर चलकत्व जो होता है विलयन के आयन की संख्या और सांद्रणों पर डिपेंड करता है। अगला है विद्युत विच्छेदन का उपयोग किस में किया जाता है। 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। विद्युत विच्छेदन का उपयोग जो होता है, विद्युत विच्छेदन का उपयोग पूछ ले, या आपको यहाँ पे जस्तीकरण का उपयोग पूछ ले, तो ये सब का प्रयोग किया जाता है यानी कि जंग रोधी पदार्थों से बचाने के लिए, यानी कि लेप चढ़ाने के लिए, या तो इलेक्ट्रिक पेंट करने में, जो इलेक्ट्रिक पेंट करते हैं वहाँ पे विद्युत विच्छेदन कर रहे हैं। विद्युत विच्छेदन करना यानी कि इलेक्ट्रिक पेंट करते हैं, यानी क्योंकि इलेक्ट्रिक पेंट कर रहे हैं जंग रोधी यानी कि जंग रोधक बनाने में भाई, कि वो पे जंग ना लगे, पेंट चढ़ा देते हैं, जस्तीकरण कर देते हैं। तो विद्युत विच्छेदन का, जस्तीकरण का, ये सब का उपयोग जो होता है हम लोग को इलेक्ट्रिक पेंटिंग में होता है। कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक पेंटिंग के अंतर्गत, यानी कि जंग रोधी पदार्थों को बनाने में, जंग रोधी पदार्थ बनाने में, यानी कि संक्षारण से बचाने के लिए विद्युत विच्छेदन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मेन आंसर जो होगा आपको, मेन आंसर जो होगा विद्युत विच्छेदन का उपयोग यानी कि संक्षारण से पदार्थों को बचाने में, जस्तीकरण का भी प्रयोग होता है संक्षारण से पदार्थों को बचाने में। कभी कभी पूछ लेता है कि जस्तीकरण में किस धातु का यूज करते हैं, जिंक का। जस्तीकरण में किसका यूज होता है? जिंक। जस्तीकरण में यूज होता है जिंक। मानक इलेक्ट्रोड विभव पीछे ही बात किए थे। जिस इलेक्ट्रोड विभव की गणना 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर या 1 मोलर सांद्रण पर किया जाता है, वही आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ई नोट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, पीछे ही बात किए थे इसके बारे में। और यहाँ पे विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण करें। ठीक है ना, रासायनिक सेल को निरूपण करना है विद्युत रासायनिक सेल का, तो वही बात है आपका। पहले तो यहाँ पर डबल लाइन ले लेते हैं। डबल लाइन की आपका दाईं ओर हो गया, आपका राइट साइड हो गया, या आपका इधर हो गया, आपका लेफ्ट साइड हो गया। क्या हो गया? लेफ्ट साइड हो गया। यानी कि लेफ्ट साइड की ओर हम लोग क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन लिखते हैं, ऑक्सीडेशन लिखते हैं। राइट साइड की ओर क्या लिखते हैं? रिडक्शन लिखते हैं, अवकरण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अवकरण। ऑक्सीडेशन हमारा होता है क्या? बाईं ओर में। क्या होता है? बाईं ओर, बाईं ओर, लेफ्ट में। रिडक्शन हमारा कहाँ होता है? दाईं ओर होता है। क्या होता है? दाईं ओर में। ऑक्सीकरण में क्या लिखते हैं? पहले हम लोग सिंबल लिखते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण के अंतर्गत, ऑक्सीकरण में हम लोग ऑक्सीकरण जो लिखते हैं, तो ऑक्सीकरण में पहले सिंबल लिखते हैं, तब उसका क्या लिखते हैं? आयन के साथ सांद्रण लिखते हैं। जबकि अवकरण में सबसे पहले क्या लिखते हैं? आयन के साथ सांद्रण लिखते हैं, तब उसका क्या लिखते हैं? सिंबल लिखते हैं। इधर हो जाएगा अवकरण। क्या होगा? अवकरण। तो ऑक्सीकरण में सबसे पहले क्या होता है कि धातु का संकेत लिखा जाता है, तब आयन के साथ सांद्रण लिखते हैं। जबकि अवकरण में सबसे पहले आयन के साथ सांद्रण लिखते हैं, तब उसका संकेत लिखते हैं। विद्युत रासायनिक सेल का क्या है? निरूपण। जबकि डबल लाइन ये क्या बताता है? साल्ट ब्रिज को बता रहा है, साल्ट ब्रिज को बता रहा है। सिंगल लाइन धातुओं में अंतर बताता है कि संकेत है ये आयन के फॉर्म में। जो सिंगल लाइन होता है धातुओं में अंतर को बताता है कि कौन संकेत में है, कौन आयन के रूप में है। यह है विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण। तो आप लोग को इस पर ध्यान देना होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है विद्युत रासायनिक सेल के निरूपण, कभी 2.5 नंबर में पूछ दिया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, बहुत बार आया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करें, विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो इसमें ना मेटल को, धातुओं को उनके क्रियाशीलता के आधार पर क्या करेंगे? क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में, प्लस में यहाँ पे अवकरण क्षमता, या अगर रिएक्टिविटी देखें तो रिएक्टिविटी की किस है? घटते क्रम में। रिएक्टिविटी के घटते क्रम, प्लस में उनका ऑक्सीडेशन क्षमता जो है, ऑक्सीडेशन क्षमता का घटते हुए क्रम, क्योंकि ऊपर वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है, नीचे वाला के कम होता है, नीचे रिडक्शन ज़्यादा होता है, यानी कि अवकरण क्षमता का हो गया? बढ़ रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जब मेटल को, जब धातुओं को क्रियाशीलता, जब धातुओं को क्रियाशीलता की कोची घटते हुए क्रम में, प्लस में अवकरण का भी नहीं, अवकरण के बढ़ते हुए क्रम में, अवकरण का बढ़ता क्रम, अवकरण का बढ़ता, लेकिन ऑक्सीकरण का क्या होगा? घटता। तो घटता यहाँ पे दो गो है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको क्रियाशीलता के भी घटते क्रम में सजाना है। क्रियाशीलता का भी घटते क्रम में सजाना है। क्रियाशीलता को घटते क्रम में सजाना है, और ऑक्सीकरण को भी क्या करना है? घटते क्रम में सजाना है। जो ऑक्सीकरण है इनको भी घटते क्रम में सजाना है, लेकिन अवकरण को बढ़ते क्रम में सजाना है। अवकरण को बढ़ते, जहां ऑक्सीकरण घट रहा है तो अवकरण बढ़ रहा है, तो इसी को कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। जहां धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में, ऑक्सीकरण के घटते क्रम में और अवकरण के बढ़ते क्रम में सजाया जाता है, तो उसे वैद्युत रासायनिक क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। और इसके लिए ट्रिक भी बताए थे। लेट प्रोफेसर VCS मजेंटल, VCS माजेंटल
मार्जेंटल, इसमें था आपका लेड से लिथियम था, बेरिलियम था, खाली धातु रखना है। सी से कैल्शियम, एस से सोडियम, एम से मैग्नीशियम, आई से आयरन, जेड से जिंक, फिर टी से टीन हो जाएगा आपका, और ए से एल्युमिनियम यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ ए से काट देना है, फिर एल से लेड हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन रखते हैं, फिर कॉपर रखते हैं, मरकरी रखते हैं, सिल्वर रखते हैं, सोना रख लेते हैं। ये है बैरुद रासायनिक श्रेणी का ट्रिक था। लेड प्रोफेसर बीसीएस मजेंटल, ध्यान होगा आप लोगों को। विद्युत रासायनिक श्रेणी में परिभाषा लेकर के इस बात को लिखना भी होगा, मेंशन करना होगा वहां। द्वितीयक सेल को समझाया उदाहरण दे। देखिए जिस सेल को भी समझा रहे थे कि जिस सेल को पुनः आवेशन संभव है, यानी कि वैसे सेल को द्वितीयक सेल कहा जाता है जिसे हम पुनः यानी कि जिसे पुनः क्या कर सकते हैं, जिसका हम पुनः विश्व सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं, जिसका पुनः आवेशन जो है क्या है, संभव है, पुनः आवेशन संभव है, उसे द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। उदाहरण भी देना है तो दो सेल है, एक है हम लोग का लेड संचायक सेल है, एक हम लोग का निकल कैडमियम सेल है। एक है लेड संचायक सेल, एक है हम लोग का लेड संचायक सेल है, और एक हम लोग का कौन सा सेल है, निकल कैडमियम सेल है। द्वितीयक सेल में दो एग्जाम्पल, एक हम लोग का लेड संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, एक होता है निकल कैडमियम सेल। ये दो सेल जो होता है द्वितीयक सेल होता है, और दोनों सेल में अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, चाहे लेड स्टोरेज बैटरी हो या निकल कैडमियम सेल हो, ये अभिक्रिया दोनों दिशा में, बैकवर्ड भी अभिक्रिया होगा, यानी कि फॉरवर्ड भी अभिक्रिया होगा, बैकवर्ड भी अभिक्रिया होता है, इसलिए इस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। संक्षारण क्या है, उसे रोकने का उपाय, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। संक्षारण क्या है, उसे रोकने का उपाय, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। संक्षारण बोले जैसे मान लो कोई धातु है, तो जब धातु को हम खुली हवा में या नमी में छोड़ दें, खुली हवा में कोई धातु को खुली हवा में छोड़ दिए, नमी में छोड़ दिए, तो उस पर धीरे धीरे क्या होता है, लाल भूरा रंग का वो छेप जमा हो जाता है, लाल भूरा रंग का वो छेप जमा हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, या उसे संक्षारण जंग कहते हैं। इस घटना को दिया जाता है संक्षारण, यानी कि जब जंग लग जाता है तो धीरे धीरे वो लोहा जो है, लोहा हो गया, चाहे वो आपका जिस पदार्थ पे लगेगा वो पदार्थ में धीरे धीरे क्या होगा, क्षय होना चालू हो जाएगा, वह कहलाता है संक्षारण। फिर से सुनिए, संक्षारण जो है, जैसे कोई मेटल है, ये हम लोग का एयर खुली हवा में छोड़ दिए या नमी में छोड़ दिए, तो उस पर ना ऊपरी सतह पे जो मेटल होगा, जैसे कोई मेटल का प्लेट है, एक ऊपरी सतह पे क्या होगा, यानी कि लाल भूरे रंग के क्या होगा, औक्षेप, रेड और यानी कि ब्राउन कलर के क्या होगा, औक्षेप जमा हो जाएगा। औक्षेप जमा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जंग कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग। जंग लगने के बाद धातु का क्षय जो होता है, जो क्षय होना चालू हो जाता है, जंग लगने के बाद धातु का जो क्षय होना चालू हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जंग का सूत्र क्या होता है बताइए, Fe2O3 इंटू XH2O, XH2O ये जंग का सूत्र होता है, और Fe2O3 XH2O। और यहाँ पे उसे रोकने का उपाय क्या है, संक्षारण रोकने का उपाय है पेंटिंग कर देंगे। पेंटिंग में इलेक्ट्रिक पेंट कर सकते हैं, यानी कि पहला था पेंटिंग हो गया, दूसरा हो गया जस्तीकरण गैल्वेनाइजेशन हो गया, फिर हो गया आपका विद्युत लेपन हो गया, वही इलेक्ट्रिक पेंटिंग, विद्युत लेपन, विद्युत विच्छेदन विधि, इलेक्ट्रिक पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग है, गैल्वेनाइजेशन है, और विद्युत लेपन है। विद्युत लेपन के बाद और भी सामान्य तरीका है, जैसे वहाँ स्नेहक पदार्थ, जैसे स्नेहक में ग्रीस हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या है, स्नेहक पदार्थ हैं। स्नेहक पदार्थों को लगा करके वहाँ पे धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। तो संक्षारण से रोकने के उपाय में आपको एक्सप्लेन करना है, पेंटिंग में लिख करके, पेंट करने वाला में लिखना होगा कि हम जब धातु की ऊपरी सतह पे पेंट लगा देते हैं तो हवा और नमी के संपर्क से क्या होती है, बच जाती है, सॉरी हाँ ठीक है, हवा और नमी के संपर्क से बच जाती है। जस्तीकरण में भी वही काम होता है, जब जस्तीकरण कर देंगे, लेप चढ़ा देंगे, वहाँ पे जस्ता का परत चढ़ा देंगे, तो उसका धातु का जो सतह होगा हवा नमी के संपर्क से बच जाएगा। विद्युत लेपन में भी वही तरीका होता है भाई, उसको इलेक्ट्रिक पेंट कर देंगे भाई, हवा नमी के संपर्क से बचा लेंगे, उस पर हम लोग का क्या होता है, जंग नहीं लग पाएगा, धातु संक्षारित नहीं हो पाएगा। स्नेहक पदार्थ जैसे ग्रीस लगा देंगे, ग्रेफाइट का यूज कर लेंगे, क्या करेंगे, ग्रेफाइट का यूज कर लेंगे। संक्षारण से रोकने के उपाय है पेंटिंग है, पेंटिंग के बाद हो गया गैल्वेनाइजेशन है, विद्युत लेपन के बाद आप स्नेहक पदार्थ में ग्रीस लगा देंगे, प्लस में ग्रेफाइट भी स्नेहक पदार्थ में ही आता है, ग्रेफाइट का यूज कर लेंगे, स्नेहक पदार्थ है, इसका यूज करके हम यहाँ संक्षारण से धातुओं को बचा सकते हैं।
शुष्क सेल, मरकरी सेल। यहाँ पे शुष्क सेल के बारे में कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए देता है, आपको लिखना होगा शुष्क सेल को हम लोग प्राथमिक सेल, सॉरी, जो शुष्क सेल होता है इसे हम लोग प्राइमरी सेल के नाम से जानते हैं, और इस सेल को पुनः आवेशन करना संभव नहीं है। तब पहला शुष्क सेल में लिख करके, शुष्क सेल लिख करके तब वहाँ पे डैश दीजिएगा, तब लिखिएगा कि शुष्क सेल को हम प्राथमिक सेल के नाम से जानते हैं, इसका पुनः आवेशन संभव नहीं है, क्योंकि इसमें अभिक्रिया जो होता है शुष्क सेल में एक डायरेक्शन में होता है। शुष्क सेल में जो अभिक्रिया होता है वन डायरेक्शन में होती है, शुष्क सेल में अभिक्रिया जो होती है वन डायरेक्शन में। शुष्क सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, बेलनाकार सेल, बेलन जैसा होता है बेलनाकार सेल। जैसे आप लोग देखे होंगे ईवीडी बैटरी, घड़ी जो दीवार घड़ी पेंसिल जैसा बैटरी होता है, पेंसिल जैसा, वो हम लोग का क्या है, जो बेलन के जैसा है, तो इसे बेलनाकार सेल बोलते हैं, या लेक्लांसे सेल के नाम से जानते हैं, लेक्लांसे सेल के नाम से जानते हैं। शुष्क सेल को बेलनाकार सेल, लेग्रांजे सेल के नाम से जानते हैं। शुष्क सेल में सबसे भी यही बात है कि शुष्क सेल में जो बीच वाला रड होता है, बीच वाला जो रड होता है वो जो ग्रेफाइट रड होता है वो कैथोड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, कैथोड। जो शुष्क सेल में इस तरह का जो बाहरी हम लोग का लेयर होता है, जैसे कागज का कवर लगा रहेगा, जैसे कागज के कवर को हटाएंगे तो वहाँ उजला सा परत दिखाई देगा जिंक का, तो वो जिंक का परत होता है, वह एनोड की तरह काम करता है। कैसे, एनोड की तरह काम करता है। तो शुष्क सेल में जो ग्रेफाइट रड होता है वो कैथोड की तरह काम करता है। पूछा एग्जाम में कि शुष्क सेल में ग्रेफाइट रड किसकी तरह काम करता है, तो कैथोड की तरह काम करता है, जबकि हम लोग का जिंक रड जो होता है एनोड की तरह काम करता है, एनोड की तरह काम करता है। प्लस में यहाँ शुष्क सेल में और थोड़ा बातें देखें कि जो हम लोग का शुष्क सेल होता है इस तरह के हम लोग का लेयर में रहता है, इस तरह से लेयर रहता है। ये तो आपका ग्रेफाइट रड है, फिर यहाँ बीच में एक और लेयर होगा। तो जो इसके ग्रेफाइट रड के जो बगल में जो लेयर होती है उसमें मैग्नीज ऑक्साइड होता है, मैग्नीज ऑक्साइड रहती है, प्लस में क्या रहता है, कार्बन रहता है। जबकि हम लोग के जिंक के बगल वाला जो घोल है उसमें रहता है अमोनियम क्लोराइड रहती है। क्या रहती है, अमोनियम क्लोराइड रहती है। और इसमें अभिक्रिया जो होता है वन डायरेक्शन में होती है। क्या होती है, वन डायरेक्शन में, इसीलिए इसका पुनः आवेशन संभव नहीं है, पुनः आवेशन संभव नहीं है। लवण सेतु क्या है, इसका आकार देखिए। लवण सेतु के है क्या, लवण सेतु का जो काम है वही लवण सेतु है, जो लवण सेतु का काम है वही लवण सेतु है। लवण सेतु का काम है कि जैसे दो विलयन है, उसको गैल्वेनिक सेल से, मतलब इसको गैल्वेनिक सेल में से जोड़ दिए। एक यहाँ पे मान लो जिंक रड लिए थे, एक यहाँ पे कॉपर रड ले लिए थे, अब इसको इसे लवण सेतु से लगा दिए। तो लवण सेतु का काम है कि दोनों विलयन को उदासीन बनाए रखना, उदासीन बनाए रखना। और एक विलयन से दूसरे विलयन में, यानी कि एक विलयन से दूसरे विलयन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, आयन का प्रवाह कराने के काम करता है। तो लवण सेतु जैसे गैल्वेनिक सेल के अंतर्गत, लवण सेतु आता कहाँ पे, तो गैल्वेनिक सेल में इसका यूज होता है। और गैल्वेनिक सेल में एक विलयन से दूसरे विलयन में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कराएगा। लवण सेतु जो होता है वो एक विलयन से दूसरे विलयन, जब इसे गैल्वेनिक सेल में जोड़ दिया जाता है तो एक विलयन से दूसरे विलयन में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कराता है और उसको क्या करता है, उदासीन बनाता है। और लवण सेतु हम लोग का ना आकार पूछा है, तो इसे देखिए यू आकार का होता है। कैसा होता है, यू यू यू, वो यू उल्टा यू आकार का होता है। लवण सेतु जो होता है उल्टा यू आकार का होता है। तो ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है लवण सेतु। तो हम लोग का आज के सेशन हम लोग का यही था कि जो हम लोग के क्वेश्चन 2009 से लेकर के 2025 तक जो पूछा हुआ था चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन से, वे सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस किए हैं। और यही क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछेंगे और आप लोग के एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। आप लोग को इन सभी का परिभाषा के साथ साथ लिखने का तरीका, कैसे लिखना है, सब चीज़ प्रैक्टिस करके ही जाना होगा वहाँ पे, ताकि वहाँ पे आपको लिखना है, सुनाना नहीं है। तो आपको लिखने का तरीका, आपको लिखना है, घरे लिख करके प्रैक्टिस करिए, लिख करके पढ़िए, क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रयास करिए अब, क्योंकि लास्ट टाइम आ रहा है आप लोग को, बस टाइम नहीं बचा है। दिसंबर जनवरी कोई टाइम नहीं है, ठीक ना, निकल जाएगा देखते देखते। आप लोग लिख कर आंसर लिखने का प्रैक्टिस करिए, चाहे वो आप केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, मैथ से है तो मैथ वहाँ पे बनाइए, प्रैक्टिस करिए, बायो से है तो बायो वहाँ पे लिख करके प्रैक्टिस करिए, लिखिए। बायो के ऑब्जेक्टिव पे, केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव पे भी काम करिए। और हम केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लेकर के नेक्स्ट सेशन में आएंगे। केमिस्ट्री का जो भी ऑब्जेक्टिव है न्यूमेरिकल बेसिस है, वो सारे हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर अच्छे से देख लीजिए, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड किया है आप लोग के एग्जाम में, और यही आएगा भी। धन्यवाद।